परफेक्ट। हेलो हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं। भारत एक्सप्रेस का ये महासमागम, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड का हम जिक्र कर रहे हैं, सीधा पहाड़ों से पहाड़ की बात। मेरे साथ इस वक्त जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। सीनियर मोस्ट लीडर्स में शुमार। जब जब आप उत्तराखंड के बारे में जानकारी लेंगे, जानकारी खंगालेंगे, तो एक हंसता मुस्कुराता चेहरा आपके सामने आ जाएगा। और चेहरा ज्यादा देर नहीं करता, सीधा आपको मिलवाता हूं। मेरे साथ उत्तराखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हरीश रावत जी इस वक्त भारत एक्सप्रेस की इस कॉन्क्लेव में आ चुके हैं। और यकीन मानिए, यहां पर जो तालियों की गड़गड़ाहट है, दा बताने के लिए काफी कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारे तमाम साथी तो आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे, लेकिन मेरे कुछ साथी हैं जो मेरे साथ फोन पर जुड़े हैं नोएडा से। वहां से संदेश आया कि दा को हमारा नमस्कार कहना। तो आपसे इतना प्यार लोग करते हैं। उनको धन्यवाद पहुंचा दीजिए। दा 24 साल का हो गया हमारा उत्तराखंड, 25वें साल में आ चुका है। आपने एक लंबा वक्त देखा है, उत्तराखंड की क्रांति से लेकर, आंदोलन से लेकर आज 24 वर्ष का एक हष्ट पुष्ट मुस्टंडा, जैसे हम कहते हैं 24 साल का कोई लड़का हो गया। क्या आपका पहला रिएक्शन होगा भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर जब आप 24 साल के इस उत्तराखंड को देखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं भारत एक्सप्रेस को, जो आपने थीम रखा है नए भारत की बात, उत्तराखंड के साथ जी, अगली बार जब आप रखें जी, तो इसमें थोड़ा इतना संशोधन कर दीजिए कि नए भारत की बात उत्तराखंडियत के साथ। वाह वाह वाह। दा, हम 24 सालों में आगे बढ़े हैं, कई क्षेत्रों में बहुत मजबूती से आगे बढ़े हैं, लेकिन आगे बढ़ने की रफ्तार में हमने अपना जो पुराना शब्द था जी, जो हमारी खासियतें थी, वो धीरे धीरे इरोड हो रही है, वो खो रही है। हम चाहते हैं कि नए भारत की बात में हम उत्तराखंडियत के साथ सम्मिलित हों, ताकि उत्तराखंड एक चमकते हुए सितारे के साथ भारतीय संघ में दिखाई दे, जो अपनी मौलिकताओं को प्रिजर्व करते हुए, आधुनिकता का समावेश करते हुए निरंतर आगे की तरफ बढ़ रहा हो और देश के विकास को गति देने का काम कर रहा हो। दा, आप लंबे वक्त तक ग्राउंड पर रहे हैं। नहीं, क्या है, हाँ दा, जवान हो रहे हैं। पहले हम नए राज्य थे तो बच्चे थे, फिर हम जरा सा और बड़े हुए, तो अब हम गबरू जवान हो गए। 24 साल का वो, उसके ऊपर बड़ा भार होता है, लेकिन चीजें जो हमारे स्वभाव में, उत्तराखंड जब उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश था, मैं भी हम साहस, पराक्रम और प्रयत्नशीलता की जाने जाते। मैं एक छोटा बताना जी आपको। हम दा प्लीज आप अपनी बात रखिए, और ये माइक मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा ऑडियो में कुछ ग्लिच आ रहा है, आप प्लीज इससे अपनी बात रखिए। आप किससे क्या इस्तेमाल करेंगे? मेरे पास है, और जब आप होना तो किसी को मेरी आवाज सुननी भी नहीं है, आपके पास इतना व्यापक अनुभव था। आज हम देखते हैं कि हमारे लोगों में जो ये यत्नशीलता थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है। मैं एक छोटा उदाहरण बताना चाहता हूं। जब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, तो उस समय बचेंद्री पाल से लेकर के कई लोग हमारे एवरेस्ट में चढ़े। हर चोटी को हमारे लोगों ने फलांगने की कोशिश की। वो हमारी मौलिकता थी, हमारा साहस था, हमारा वो जो उत्तराखंडियत हमारी थी,
वो हमको लेकर के जाती थी उस ऊंचाइयों में जब हमारे पास साधन नहीं थे। आज हमारे पास राज्य का पूरा सपोर्ट है, लेकिन उन ऊंचाइयों को लांघने की, मैंने केवल एवरेस्ट की बात या पहाड़ों की बात, पर्वतों को लांघने की बात एक उदाहरण के तौर पर कहिए। हम किसी भी क्षेत्र को देख लें, उन क्षेत्रों में हमारी उपस्थिति ज्यों ज्यों हम जवान होते जा रहे हैं त्यों त्यों कम होती जा रही है। यह हमारे लिए बड़ी चुनौती है कि हम अपनी उस मौलिक साहस को अपने में लाएं और उसको और आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि हमसे लोग राज्य के रूप में अब और बेहतर अपेक्षा करते हैं और वो हम नहीं कर पा रहे। आपसे दिल्ली में मेरी कई मुलाकातें हुई है। दुनिया आज कॉम्पिटिटिव एक्सीलेंस की तरफ जा रही है, बिल्कुल प्रतियोगितात्मक उत्कृष्टता की तरफ जा रही है। अब हम सर्विसेज में नहीं देखते हैं। सर्विसेज में जिस समय हम राज्य नहीं थे, उस समय हायर सर्विसेज में हमारा इंटेक ज्यादा था, और आज हम राज्य हैं। प्रतिशतवार संख्यावार ज्यादा हो सकता है जी, प्रतिशत वाइज यदि हम देखें तो हमारे लोग कंपटीशन में कब निकल पा रहे हैं, चाहे उसमें अखिल भारतीय कंपटीशन हो या राज्य स्तरीय कंपटीशन हो, तो कहीं न कहीं पर जो गुणात्मकता हमारी शक्ति थी उसका जो ह्रास हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। जिस समय हम टूटे छत वाले मकानों के नीचे पढ़ते थे, स्कूलों में पढ़ते थे, चटाई में बैठ करके पढ़ते थे, उस समय हमारे लोगों ने उत्तर प्रदेश की राजकीय सेवाओं में, ये 8 पहाड़ी जिले थे उस समय, उनका प्रतिशत 21% था टोटल उत्तर प्रदेश की राजकीय सेवाओं में 21%। आप अंदाज लगाइए। और आज हमारे पास बढ़िया स्कूल है, बढ़िया सब तरीके की सुविधाएं हैं। अभी आपको पहले वो शिक्षा के निदेशक भी रहे हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम मॉडर्न एजुकेशन के साथ अपने विद्यार्थियों को जोड़ रहे हैं, लेकिन उसका जो नेट रिजल्ट है, आउटकम है, जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम मान लिया राज्य के रूप में देखें, हमने हिमालयी राज्य के रूप में हमारा कल्पना की। प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है? ये सारी प्रॉब्लम्स आपने अपने टाइम पे भी एड्रेस की होंगी। मैं वही पा रहा हूँ जी। हमने हिमालयी राज्य के रूप में हमारा राज्य अस्तित्व में आया, और आज हिमालय ही खाली हो रहे हैं। घोस्ट विलेजेस की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। एक बड़ा हिस्सा है राज्य का जहां की आबादी पलायन करके नीचे की तरफ आ रही है। आज स्थिति यह हो गई है कि एक असंतुलित विकास राज्य के लिए, भविष्य के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने जा रहा है, क्योंकि कुछ एरियाज के अंदर, कुछ शहरी क्षेत्रों के अंदर सारी आबादी कंसंट्रेट हो रही है, और कुछ एरियाज जो है जहां हमने बहुत पैसा खर्च किया है, सड़कें पहुंचाई, बिजली पहुंचाई, पानी पहुंचाया, सारी सुविधाएं पहुंचाई हैं, लेकिन वो एरिया धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। हमको कहीं न कहीं उस समस्या को एड्रेस करना पड़ेगा, हेड ऑन एड्रेस करना पड़ेगा। यदि हम एड्रेस नहीं करेंगे तो ये पलायन हमारे लिए एक बहुत बड़े अभिशाप के रूप में आज से 20 साल पहले भी पलायन एक और। अच्छा, तीसरी चीज अभी बहुत अच्छी बात यहाँ पर कह रहे थे वो, कि हमारे युवा, यही तो हमारा भविष्य है। एक समय हम उड़ता पंजाब की बात सुनते थे, आज दुर्भाग्य है हम नशे में इतने डूब रहे हैं, वो चाहे तरल वाला नशा हो या सूंघने वाला नशा हो, धीरे धीरे जो है हम उड़ता उत्तराखंड बनते जा रहे हैं। तो इसलिए ये चिंता का विषय है। नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। यदि नई पीढ़ी में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा तो हमारे सारे विकास और सारी बातें, हमारी सारी नीतियां बेमानी हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगली बार जो समस्या का समाधान है, वो समाधान केवल एक है कि हम उत्तराखंडियत के चारों तरफ अपनी सारी डेवलपमेंट की नीतियों को कंसंट्रेट करें।
इस राज्य की कल्पना एक दूसरा उत्तराखंड दूसरा उत्तर प्रदेश बनाने के लिए नहीं की गई जी जी या उत्तर प्रदेश की कार्बन कॉपी बनने के लिए नहीं की गई थी। इसकी कल्पना लोगों ने, इसका सारा संघर्ष जोटा गया था कि यहाँ की मौलिकता की रक्षा करते हुए, यहाँ के परिवेश की, यहाँ की संस्कृति की, यहाँ की विशेषताओं की रक्षा करते हुए हम एक नए ढंग का मॉडल जो है भारतीय संघ में अपने राज्य को बनाएंगे, स्थापित करेंगे। तो वो नहीं हो पा रहा है। तो उस दिशा में काम नहीं हो रहे। वो चुनौती मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सवाल केवल आज की सरकार से नहीं है, ये सवाल आज की सरकार से भी है, पहले की सरकारों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए था, और जो आने वाली सरकारें हैं उनको भी इसी लक्ष्य पर बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि उत्तराखंडियत को अपना अविष्ट मान करके चलो, और इसीलिए मैंने आपको भी सलाह दी कि भाई जब अगली बार आप लोग कॉन्क्लेव करें, बिल्कुल तो सर, इस पर तो तालियां भी बजी थी, इसको हम बिल्कुल नोट डाउन करके रखेंगे। हमारी सरकार से कहिएगा कि उत्तराखंड से प्यार करो मगर उत्तराखंडियत से परहेज मत करो। ये प्यार तभी पूरा हो पाएगा उत्तराखंड से जब आप उत्तराखंडियत से को गले लगाओगे। सर, क्योंकि आप लोग विपक्ष में भी है, विपक्ष की अपनी जबरदस्त जिम्मेदारी रहती है। अगर जिस प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, यानी उत्तराखंडी पुष्कर सिंह धामी उनके मॉडल को, बीजेपी डबल इंजन की सरकार को प्यार मोहब्बत तो दे ही रहे नहीं? देखिए, मैंने कहा ना जी कि हम कार्बन कॉपी बनाने के लिए अस्तित्व में नहीं आए। उत्तराखंड राज्य का संघर्ष एक यहाँ की मौलिकता की रक्षा करने के लिए और उसको लेकर के आगे बढ़ने के लिए किया गया। और आज वो मौलिकताएं, हमारे वो सारे गुण जो मानवीय गुण थे हमारे अंदर, कि हम चैलेंजेस को स्वीकार करते थे, अभाव में हम आगे बढ़ते थे, अभाव में हम कॉम्पिटिटिव थे, और आज हमारे पास सारा सपोर्ट सिस्टम है, अपना सिस्टम है। हम जो है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा में पिछड़ते जा रहे हैं। क्यों पिछड़ रहे हैं? इसलिए पिछड़ रहे हैं कि हम कार्बन कॉपी बनने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें जो है अपने मौलिक गुणों को हमने तिलांजलि दे दी है। तो ये कोई डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, बल्कि लोगों ने तो 4 इंजन कर दिया। मैं तो लोगों से कभी कहते ही रहता हूं, मैंने कहा भाई लोकतंत्र की गाड़ी जो है 2 टायरों पर चलती है, एक पक्ष है एक विपक्ष है। आप जो है सत्ता के टायर में तो इतनी हवा भर दे रहे हो कि वो टायर मदमस्त हो जा रहा है, वो दाएं बाएं जो है राह भटकने लग जा रहा है, और दूसरे टायर में आप हवा ही नहीं भर रहे हो। तो इसलिए जो है आपका जो लोकतांत्रिक विकास है राज्य का, वो गड़बड़ा रहा है, देश का भी गड़बड़ा रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स आप जो बात मैंने कही, ये केवल उत्तराखंड के लिए सत्य नहीं है, जितना भारतीय लोकतंत्र है उसके लिए भी सत्य है कि आप पक्ष के साथ विपक्ष को भी मजबूत करिए। सर, वो तो जनता करेगी। आपको लगता है कि कांग्रेस वाला कमान, आप जैसे सीनियर लीडर्स जिनको मैं बार बार, मतलब आपके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, मैं तो कहता हूं कि वन ऑफ द मोस्ट हम्बलेस्ट पर्सन, फेस कुछ है तो हरीश जी का चेहरा सामने आ जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है ये कन्वे जनता तक हो रहा है? क्योंकि उनकी तरफ से कहना है कि भैया अगर बुलडोजर चल रहा है तो उस नीति पर देखिए लोग हमें वोट दे रहे हैं, अगर हम यूसीसी ला रहे हैं तो देखिए उस नीति पर लोग हमें वोट दे रहे हैं, अगर हम डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे हैं तो देखिए उस नीति पर लोग हमें वोट दे रहे हैं। आप उनसे कन्फ्रंट कैसे करेंगे सर? देखिए, लोकतंत्र में जो चुनाव का खेल है, वो चुनाव का खेल कुछ नियमों के तहत चलता है। हाँ। यदि आप उन नियमों को तोड़ देंगे, जैसे हम कहा जाता है कि आप जाति, धर्म, संकीर्णता, इसके नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, और आज धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। यदि आप धर्म को और राम को, दोनों को चुनाव में दांव पर लगाएंगे तो जीत तो आपकी होगी। ये बात आप मानते हैं? यदि आप एक धर्मनिरपेक्षता की बात करोगे जो हमारा संविधान कहता है, यदि आप संविधान की मौलिकताओं की बात करेंगे, आज संसद भी उस पर डिबेट कर रही है, यदि आप संसद के, भारतीय संविधान के मूल तत्वों की बात करेंगे, तो फिर लड़ाई बराबर की होगी। तो आज बराबर का फील्ड तो है ही नहीं। एक तरफ आपने धर्म को खड़ा कर दिया है और राम को खड़ा कर दिया है। जब आप नारा लगाएंगे कि बटोगे तो कटोगे,
और आप इतिहास को, पुराने इतिहास के जख्मों को कुरेदने की कोशिश करेंगे और लोगों की भावनाओं को कुरेद करके, उकेर करके आप उन भावनाओं के आधार पर वोट मांगने का काम करोगे तो पेड़ बोया बबूल का तो आम कहां से खाए? लेकिन दा उधर मैं ये सवाल पूछता हूं तो वो कहते हैं कि क्या कांग्रेस को स्टैलिन साहब नजर नहीं आते जो कहते हैं कि सनातन बीमारी है, सनातन खत्म होना चाहता है। और बहुत सारे नेताओं ने तो खुलकर बोला है कि भैया आप लोग अल्पसंख्यक के लिए करते हैं, हम लोग बहुसंख्यक के लिए करते हैं, आप खुलकर सामने आते हैं, हम खुलकर आते हैं। मैदान में ऐसे ही होता है। नहीं, वो एक लड़ाई जो लोगों के सवाल पर हो। आप किसी भी भारतीय से, मैं आपके मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, पिछले 10 सालों से क्या भारत का कोई चुनाव में जो वोटर है, जो सर्वोच्च है, वो अपने सवाल पर वोट कर रहा है? आप पूछे ना उसे, उसने वोट अपने सवाल पर दिया है? यदि आप उसने आटे चावल के दाम पर दिया होता, नमक तेल के दाम पर दिया होता, उसने अपनी सुविधाओं के नाम पर दिया होता, अपने बच्चे के रोजगार के नाम पर वोट दिया होता या अपने रोजगार के नाम पर वोट दिया होता, तब तो हम कहते कि भाई ये अपने सवाल पर वोट कर रहा है। लोग तो अपने सवाल पर वोट नहीं कर रहे हैं, किसी और सवाल पर वोट कर रहे हैं, किसी और के नाम पर वोट दे रहे हैं। मैं यदि इस बात को कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि केवल एक धर्म विशेष को टारगेट करके, लक्ष्य करके, उन पर प्रहार करके आप दूसरों का वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भारत नहीं है। आपको लगता है कि ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर बीजेपी के भी तमाम चेहरे थे, मैंने उनसे पूछा यूसीसी क्यों आप ला रहे हो, मैंने पूछा आप उत्तराखंड जैसे स्टेट में जहां पर हमने आपसी सौहार्द की तस्वीरें हमेशा देखी, यहां पर भी हमने देखा कि दंगों की आग आई, उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद, उसके लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा क्या आप टारगेट कर रहे हो? वो कह रहे नहीं, सब कुछ संविधान के हिसाब से हो रहा है, काम कर रहे हैं। कहां हो रहा है? संविधान के हिसाब से यदि होता सब कुछ तो फिर संविधान भारत की संसद है ना, भारत की संसद एक कानून पास कर रही है कि भाई राम जन्मभूमि का मामला अलग है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप की आप बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो है इसके बाद 1947 में जो स्थान पूजा का जिस रूप में था उसी रूप में रहेगा। और आज हालत ये होगी कि मोहन भागवत जी को भी ये कहना पड़ा लोगों को कि आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे तो फिर कैसे चलेगा काम? तो आप देश की बातों पर नहीं कर रहे ना। उत्तरकाशी की मस्जिद को लेकर के जिलाधिकारी कहते हैं कि ये वैध तरीके से बनी हुई है, इसका जमीन जो है वैधानिक रूप से इनको अलॉट है और मस्जिद का निर्माण जो है वक्फ बोर्ड से ये संरक्षित है। तो उसके बावजूद जो है आप कह रहे नहीं ये अवैध है। अब ये कुछ लोग यदि जिस चीज को तय करने का मामला प्रशासन के हाथ में है, उसको काम को भी यदि राह चलते मैं अपने हाथ में ले लूंगा या कोई राजनेता अपने हाथ में ले लेगा, तो फिर कैसे देश की कानून व्यवस्था चल पाएगी? अब उत्तरकाशी का मामला, मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, वो तो न्यायालय के सम्मुख है, लेकिन उत्तरकाशी में शासन को वो लोग चुनौती दे रहे हैं जो अपने को शासन का समर्थक कहते हैं, शासन को वो पंगु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको कैसे इंडोर्स किया जा सकता है? आप जब बोलते हैं ना तो सिर्फ ऐसा नहीं कि उत्तराखंड सुन रहा है, दिल्ली भी सुन रहा होगा आपको। अब क्योंकि आप कांग्रेस के सीनियर मोस्ट चेहरों में शुमार हैं, कई बार मुझे सौभाग्य भी मिला आपसे एआईसीसी दफ्तर में मुलाकात के लिए, कई मसलों पर आप मंथन चिंतन करने में पहुंचते थे। संगठनात्मक तौर पर आपको लगता है कि कांग्रेस ने रिवाइव किया है? क्या संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने खुद को मजबूत किया है पिछले लोकसभा इलेक्शंस में? यकीनन किया है। यदि हम संगठनात्मक तौर पर एक अच्छे चैलेंजर के रूप में नहीं होते तो हम 54 से 99 नहीं पहुंचते। और
यदि थोड़ी से और सर्कमस्टेंसेस बदलते तो हम और बेहतर कर सकते थे। लेकिन मैंने कहा ना, महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं आप रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड में लोग सड़कों में गड्ढे हैं या सड़क गड्ढे में है या सड़कों में गड्ढे हैं, ये पहचानना कई इलाकों में आज भी कठिन है। आप इसके नाम पर वोट नहीं कर रहे हैं, आप किसी और नाम पर वोट मांग रहे हैं, कहीं मस्जिद के नाम पर, कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं हिंदू के नाम पर, कहीं मुसलमान के नाम पर। लेकिन वोटर तो जागरूक है ना, वो आपको लगता है इन चीजों पर पोलराइजेशन अभी हो रहा है? ये सवाल हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के सवाल नहीं है। इन पर कुछ ऐसे सवालों को थोपा जा रहा है, लोगों के मानस में थोपा जा रहा है, जिसका परिणाम आगे आने वाले दिनों के लिए, देश के लिए घातक होगा। अब आज हम अपने देश में यदि धार्मिक संकीर्णता लाएंगे तो हम बांग्लादेश की कैसे आलोचना करेंगे? आज कट्टरपंथी जो कुछ बांग्लादेश में कर रहे हैं, हमारे दिलों में घाव लग रहा है, हमको चोट लग रही है। लेकिन हमको चोट केवल इस बात की नहीं है कि हिंदुओं पर प्रहार हो रहा है, हमको चोट इस बात की भी है कि बांग्लादेश का जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, आज उसको भी समाप्त किया जा रहा है। तो ये वहां के अल्पसंख्यक हैं, हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक नहीं है। ये दो फॉर्मूले नहीं हो सकते। अभी कुछ दिनों पहले महबूबा मुफ्ती ने भी कुछ ऐसी बात कही थी, सत्ता का काफी सुर्खियों में आ गई थी। सत्ता का सोचने का मापदंड एक होना चाहिए, और यही कारण है कि आज सत्ता इतनी शक्तिशाली सरकार है, लेकिन सरकार बांग्लादेश के मामले पर अभी प्रधानमंत्री जी लगभग चुप हैं। अभी मिस्री जी को भेजा ना उन्होंने, अपने प्रभाव का, विक्रम मिस्री जी को भेजा दादा, उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री जी को भेजा ना। हाँ। प्रधानमंत्री जी ने अपने स्तर पर, उन्होंने यूनुस साहब को टेलीफोन उठा करके कहते, भाई इस देश के निर्माण में हमारा बड़ा भारी योगदान है, हमने हजारों अपने सैनिकों को शहीद किया है, बांग्लादेश अस्तित्व में आए, और आप ये क्या कर रहे हैं? वो बात नहीं कर रहे हैं। कौन बात करेगा? बाइडेन प्रशासन अमेरिका का, जो बांग्लादेश का जन्मदाता है, आज जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, अवामी लीग पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके पीछे यदि जन्म कहीं से हुआ है तो अमेरिका से हुआ, बाइडेन प्रशासन से। आप बाइडेन साहब से इतनी दोस्ती रखते हैं, आप टेलीफोन उठा करके बाइडेन जी तो कह रहे हैं सीरिया में जो हो रहा है मैं नहीं जानता, अफगानिस्तान में जो हुआ उसके पीछे अमेरिका का हाथ नहीं था। मैं जोर देकर के इस बात को कह रहा हूं, जाने की जरूरत है तो बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों की रक्षा के सवाल पर प्रधानमंत्री जी को, अब विदेश मंत्री को विशेष दूत बना करके अमेरिका भेजना चाहिए। दादा क्योंकि मुझे ये सेगमेंट शायद क्लोज करना है, लेकिन जाते जाते भी आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। मैंने भी पूछा कि संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस मजबूत हुई है, मैं इसको ही थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर कितने नंबर देते हैं आप उन्हें? सर आप बहुत सीनियर है। एक बात, आपने ये सवाल मुझसे, पहली बात तो यह है वो मेरे नेता है, हाँ, तो मैं तो अपने नेता को 100% नंबर दूंगा। नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, लेकिन आप साहब कोई सही जवाब देंगे। इस समय मैं भारत का एक नागरिक मानकर जी इस सवाल का उत्तर देना चाहूंगा। दीजिए था। अपोजिशन का काम क्या है? अपोजिशन का दायित्व है टू अपोज द गवर्नमेंट। आपके सामने जो सवाल आ रहे हैं, उन सवालों पर आप सरकार को कटघरे में रखिए। राहुल गांधी जी संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, देखिए हापुड़ में एक गरीब के साथ निरंतर अत्याचार हो रहा, परिवार के साथ, वो हापुड़ पहुंचे, और यदि कहीं सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं तो वहां शांति का संदेश देकर के जाने की कोशिश करते हैं, वहां जाना चाहते हैं। संसद में लोगों की बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, बेरोजगारी और दूसरे सवालों पर, और भी किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर राहुल गांधी जी निरंतर मुखर हैं। देश की दौलत को कुछ लोगों के हाथों में गिरवी किया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है, और वो लोग आर्थिक अपराध करके भारत की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी उनको भी एक्सपोज कर रहे हैं। That 10 on 10? तो टू अपोज द गवर्नमेंट
परफेक्ट। ये विपक्ष का पहला दायित्व है और विपक्ष के नेता के रूप में वो सरकार को निरंतर कटघरे में रख रहे हैं और जनता जिन सवालों को उठाना चाहती है उन सवालों को उठा रहे, नंबर 1। नंबर 2, टू डिपोज द गवर्नमेंट। उसके लिए आपको ताकत चाहिए कि आप सरकार को उलट सकें और हम निरंतर प्रयत्नशील हैं इस बात के लिए, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप हमको उन अस्त्रों से पराजित नहीं कर रहे हैं, उन सवालों को पराजित नहीं कर रहे हैं जो जनता के सवाल है। आप कुछ और सवालों को लेकर के आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में कांग्रेस इससे भी टैकल करेगी। लेकिन मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम 2027 के बाद एक आप नई तरीके की कांग्रेस देखेंगे, एक संघर्षशील कांग्रेस देखेंगे जो 2029 में परिवर्तन लाएगी और हम एक अच्छी सरकार देंगे। टू अपोज द गवर्नमेंट, टू डिपोज द गवर्नमेंट, टू प्रपोज द गवर्नमेंट, ये तीनों दायित्व है। 2027 की भी तारीख याद रखी जाए, 2029 की भी तारीख याद रखी जाए। राहुल गांधी और राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी ये तीनों दायित्व को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से। तो दादा ने राहुल गांधी को 10 on 10 दिया है। राहुल गांधी जी, दादा ने कहा कि वो मेरे नेता हैं, लेकिन आई एम श्योर जो सीनियोरिटी आप रखते हैं, जो अनुभव आप रखते हैं, राहुल गांधी जी भी इसको सुनेंगे तो ही विल बी सो प्राउड। थैंक यू सो मच दा, आप आए, आपने वक्त दिया दा, बहुत बहुत धन्यवाद दा। अब मैं चाहूंगा कि हमारे भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के ग्रुप मैनेजिंग एडिटर और डायरेक्टर श्री राधेश्याम राय जी स्टेज पर आए और हरीश दा, जिनका यहां पर खड़े होना अपने आप इस मंच का सम्मान है, उनको स्मृति चिन्ह भेंट करें। सर प्लीज आइए, जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश दा, आपने इतना वक्त दिया। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर सर।